आज के क्लास में तारीख़ के तलबा का खैर मक़दम है और जो पेपर हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की तारीख़, जिसका दौर है 1707 से लेकर के 1950 तक। इस दौर जो पेपर है, इसका जो पहला यूनिट है वो है इंटरप्रेटिंग द 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं सदी की तशरीह। लेकिन जो 18वीं सदी में जो भी हालात रूनुमा हुए, जो भी वाक़यात रूनुमा हुए, उसके पस मंज़र को देखना ज़रूरी है। क्योंकि 18वीं सदी के पस मंज़र में जब हम झाँकते हैं तो अलग-अलग अदवार हमें नज़र आते हैं। माहिरीन तारीख़ ने, मौरख़ीन ने तारीख़ को मुख्तलिफ़ अदवार में मुनक़सिम किया है, जिसको पीरियडाइज़ेशन कहते हैं। पहला है अहद क़दीम, दूसरा है अहद क़ुरून वस्ता और तीसरा है अहद जदीद। और ये जो पीरियडाइज़ेशन है, अदवार में तक़सीम, वो सिर्फ़ हिंदुस्तान की तारीख़ तक ही नहीं है, बल्कि आलमी तारीख़ का भी पीरियडाइज़ेशन मुख्तलिफ़ अदवार में मुनक़सिम करना, ये भी वहाँ भी लागू होता है, चाहे वो आलमी तारीख़ हो, चाहे बरतानवी तारीख़ हो, चाहे अमरीकी तारीख़ हो, चाहे जापान की तारीख़ हो या रूस की तारीख़ हो। तालिब इल्म और मौरख़ीन दोनों के लिए ये ज़रूरी है कि इसी पस मंज़र में तारीख़ का मुताला किया जाए। तो 18वीं सदी का जो पस मंज़र है, उसके पहले जो अहद क़ुरून वस्ता है, मिडेवल पीरियड, उसमें देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का उरूज होता है, तुर्क हुकूमत बरसर इक़्तिदार में आती है और अहद जदीद क़दीम से क़ुरून वस्ता में एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक चेंज होता है। इस दौर में जो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो फ्यूडल सिस्टम था वो बहुत ही मजबूत हो जाता है और तुर्क अपने साथ एक और निज़ाम लेकर आए थे, इक़्ता सिस्टम, इक़्ता का निज़ाम, जो कि अपने सरदारों को एक ख़ित्ते राज़ी को दे देते थे कि उससे वो लगान वसूल करें और फ़ौज का रख-रखाव पूरा करें। इसके अलावा इन्होंने जो लगान का निज़ाम कायम किया वो भी काबिल तारीफ़ है, जो कि इस्लामी शरीयत पर मबनी था। खराज, उश्र, जिज़िया, इस तरह के लगान लिए जाते थे। इस तरह से मुग़ल सल्तनत काफ़ी दिनों तक चली और आखिर में बहुत सारे वजूहात हुए, जिन वजूहात के बिना पर ये दिल्ली सल्तनत काफ़ी दिनों तक चली और जो दिल्ली सल्तनत है ये भी ज़वाल पज़ीर होती है और ज़वाल पज़ीर होने के बाद हम देखते हैं कि अफ़गानों का उरूज होता है, जिनमें सैयद और लोदी का अहम नाम है। लोदियों का जो आखिरी बादशाह था इब्राहिम लोदी, उसके ज़माने में बाबर, जो मुग़ल सल्तनत का बानी कहा जाता है, उसके पेदर पे हमले हुए और आखिरकार 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दिया और मुग़लिया दौर हुकूमत की बुनियाद डाली। बाबर का हुक्म की जो हुकूमत थी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई और कुछ चंद सालों के बाद ही इनकी वफ़ात हो जाती है और मुग़ल सल्तनत में कुल 15 हुक्मरां गुजरे हैं, जिनमें से बाबर के बाद 5 अहम नाम हैं। वो हैं हुमायूं, अकबर,
जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब की वफात जब 1707 में होती है, उसके बाद बहुत सारे मुगल हुक्मरान आते हैं जिन्हें लेटर मुगल्स भी कहा गया। और ये जो दौर था औरंगजेब के बाद का, वो बड़े ही इंतशार का दौर था, बहुत ही उठापटक का दौर था और बहुत सारे ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिसकी वजह से कि मुगलिया सल्तनत का ज़वाल हुआ। लेकिन उसके पहले हम एक, आपके स्क्रीन पे एक नक्शा आ रहा होगा जिसमें दिखाया गया है कि मुगल सल्तनत औरंगजेब के ज़माने में, यानी 1700 में, उसकी वफात तो 1707 में होती है, लेकिन 1700 में कहाँ तक इसकी वसअत थी, कहाँ तक फैली हुई थी, तो हम देखते हैं कि बरसगीर हिंद में के एक बड़े खित्ते में, शुमाल से लेकर के जुनूब तक और मशरिक से लेकर के मगरिब तक, एक बहुत बड़े खित्ते में मुगलों की हुकूमत थी, जिनमें जो एक्सट्रीम साउथ का इलाका है, बहुत जो आखिरी जो हिस्सा है हिंदुस्तान का, उसको छोड़ करके पूरा का पूरा हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और बहुत हद तक अफगानिस्तान के भी इलाके इसके अंदर शामिल थे। जो ब्रोकन लाइन है, टूटी हुई लाइन है, वो मुगल एम्पायर, मुगल सल्तनत की जो बाउंड्री थी, जो उसकी चहारदीवारी है, उसको दिखाया गया इसके जरिए। अब हम देखेंगे कि 18वीं सदी का तारुफ, 18वीं सदी में क्या क्या बातें होती हैं। तो सबसे अहम बात जो हुई कि मुगल सल्तनत को अफगान हमलावरों से काफ़ी ख़तरा हुआ, ख़ास करके नादिर शाह ने 1739 में हमला किया और लूट खसोट मचाया। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली, जिसने 1748 से लेकर 1767 तक हिंदुस्तान पर कई बार हमले किए और इन हमलों ने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद को, जड़ों को हिला के रख दिया। अगला जो खतरा था वो था मराठों के जरिए। मराठे जो थे, शिवाजी के बाद भी उनके जो जानशीन हुए, ये काफ़ी चालाक थे और छापामार जंगी तरीक़ेकार जो था, इसको अपना करके वक्तन फ़ौक़्तन मुग़ल हुकूमत पर हमला आवर होते रहते थे। इसके अलावा एक और जो बहुत बड़ी बात थी कि मुग़लों की हुकूमत की जो रीढ़ मानी जाती है, वो है मनसबदारी निज़ाम। मनसब का मतलब होता है पोस्ट, और मनसब उन उमरा को दिया जाता था जो मुग़ल जो बहुत ताकतवर होते थे और उनके अपनी स्टेटस के मुताबिक उनको ज़ात और सवार दो हिस्सों में मनसबदारी निज़ाम को बांटा गया था। ज़ात, उनका जो ज़ाती स्टेटस था, हैसियत थी, ज़ाती हैसियत, उसको इसकी निशानदेही करती है, और जो सवार होता था वो उसकी जो लायबिलिटी थी, उसकी जो जिम्मेदारी थी कि इतने जंगजू को, मिलिट्री को, घुड़सवारों को, इतने तो बंदूकियों को रखना है, ये इन चीज़ों को से पता चलता है। तो 18वीं सदी में हम देखते हैं कि मनसबदारी निज़ाम जो मुगलों की रीढ़ थी, उसकी नाकामी उभर करके सामने आती है और 1760 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना कदम जमा लेती है। और जहाँ तक बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी का ताल्लुक है, तो इसकी शुरुआत 1600 में रखी गई और बुनियादी तौर पर ये एक तजारती कंपनी थी। धीरे धीरे इसने मुगलिया हुकूमत के साथ तजारती ताल्लुकात कायम किए। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्होंने तजारती डिपो कायम किए, जिनको फैक्ट्री कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे इनकी जो तजारती कारोबार थे,
तिजारती मकासद थे, इससे ऊपर उठ करके इन्होंने सियासी मकासद के लिए अपने आप को तैयार किया। और 1760 की दहाई के में ईस्ट इंडिया कंपनी वो इस लायक हो गई कि मशरक़ी हिंदुस्तान के एक बड़े खित्ते पर काबिज हो सके और बरसगीर हिंदुस्तान के और दूसरे जो खित्ते हैं उन पर भी अपने असरात छोड़ सके। इस तरह कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे एक नौआबादियाती निज़ाम को हिंदुस्तान में कायम करने की कोशिश की। इस 18वीं सदी में जो कुछ भी इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे थे, जो भी तब्दीलियां हो रही थी, इन सबों ने जदीद मौरख़ीन का ज़हन अपनी तरफ खींचा और इन मौरख़ीन के बीच में बहस छिड़ गई, बहस मुबासे होने लगे बहुत सारे मुद्दों को लेकर के। और ये जो मौरख़ीन हैं, इनका आपस में बहुत सारे पहलुओं पर इनका इत्तफ़ाक़ राय नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पहलू भी हैं जिन पर ये इत्तफ़ाक़ राय रखते हैं। अब हम देखेंगे कौन से पहलू हैं जिस पर के इनका मौरख़ीन का इत्तफ़ाक़ राय है। इसमें जो पहला है वो है मुग़ल सल्तनत का ज़वाल, औरंगज़ेब की मजहबी कट्टरपन की पॉलिसी की वजह से जो एक नज़रिया था, इस नज़रिए को जदीद मौरख़ीन ने इत्तफ़ाक़ राय से मुस्तरद कर दिया। क्यों? उसकी वजह यह है कि मुग़लों को की मुखालफत सिर्फ मराठों ने ही नहीं की, जाटों ने ही नहीं की या राजपूतों ने ही नहीं की, बल्कि मुग़लों को मुखालफत का सामना जो मुस्लिम उमरा थे उनको भी झेलना पड़ा। और कुछ राजपूत घराने ऐसे थे जो कि इन सब चीज़ों के बावजूद मुग़लों के वफादार बने रहे। इसलिए जो जदीद मौरख़ीन हैं उन्होंने इत्तफ़ाक़ राय से इस नज़रिए को मुस्तरद कर दिया कि मुग़ल सल्तनत का ज़वाल औरंगज़ेब की मजहबी कट्टरपन की जो पॉलिसी थी उसके तहत हुआ। एक और बात जो कही जाती है कि इख़लाक़ी तनज़्ज़ुली इस सदी में देखने को मिलती है और सक़ाफ़ती तनज़्ज़ुली भी देखने को मिलती है। इस नज़रिए को भी मौरख़ीन ने इत्तफ़ाक़ राय से मुस्तरद कर दिया और जदीद तहक़ीक़ के बाद उनका मानना यह हुआ कि जो इलाक़ाई सूबे हैं उनमें सक़ाफ़ती ज़िंदगी में जो बहार देखने को मिलती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा हमारे लिए अहमियत रखता है। और बहुत सारे कुछ स्टेट सूबे जैसे लखनऊ, हैदराबाद, इन्होंने मुग़लों की विरासत को आगे बढ़ाया और अपने इलाक़े की जो सक़ाफ़ती सरगर्मियाँ थीं उसके साथ हम आहंग करके एक नया कल्चर, एक नया सक़ाफ़त का जन्म हुआ। इस सिलसिले में बनारस का नाम भी लिया जा सकता है कि बनारस जो है एक बैंकिंग का अहम मरकज़ था और तिजारत का भी अहम मरकज़ रहा शुमारी हिंदुस्तान में। और साथ ही साथ बनारस मज़हब की मरकज़ भी रहा, तालीम का भी मरकज़ रहा और जो ज़ियारत के लिए भी एक बहुत अच्छा मरकज़ रहा। लोग हिंदू ज़ायरीन दूर दूर से आकर के इन मंदिरों को देखने के लिए आते थे। जहाँ तक बंगाल का ताल्लुक़ है तो बंगाल में नादिया का जो इलाक़ा है वो संस्कृत का अहम मरकज़ रहा और जो हिंदू कानून दया भाग है उसका भी मरकज़ रहा। बंगाल में एक और जगह है बिष्णुपुर, तो बिष्णुपुर में
जो इलाकाई फ़न तामीर का नया एक स्टाइल वजूद में आता है और ख़ास करके फ़न मौसीकी में काफ़ी तरक्की होती है। जब हम जुनूब की बात करते हैं तो तंजौर में जो मराठी थे उन्होंने एक बहुत अच्छा मरकज़ कायम किया जिसका नाम सिर्फ मज़हब के ही दायरे में नहीं बल्कि फ़न मौसीकी, फ़न रक़्स दोनों के मामले में था। इसलिए मुग़ल जो जदीद मौरिख़ हैं, मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, वो मुग़ल एम्पायर, मुग़ल का जो डिक्लाइन है, यानी मुग़ल हुकूमत का जो ज़वाल है, उसके बाद उस जो हालात हैं उनको वो औरंगज़ेब की या किसी इनफरादी शख्स की कमज़ोरी या मजहबी कट्टरपन की शक्ल में नहीं देखते हैं, बल्कि ज़वाल का की जो असल वजह है वो स्ट्रक्चरल प्रोसेस में देखते हैं, साख्ती निज़ाम में देखते हैं, साख्ती अमल में देखते हैं, ढांचाजाती अमल में देखते हैं। किसी एक मुग़लिया सल्तनत का जो ज़वाल हुआ किसी मजहबी तासुब या इनफरादी हुक्मरानों की कमजोरी के नतीजे में नहीं हुआ, बल्कि एक साख्ती अमल के तौर पर हुआ। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी मुग़लों जो हमारे मुग़ल पीरियड के हिस्टोरियंस हैं, जो मौरख़ीन हैं जिन्होंने उन पर तहक़ीक़ किया है इस दौर में, उनका मानना है कि जो वजूहात हैं और जो फितरत है ढांचाजाती नाकामी का, ये क्या था, इसको लेकर के इन लोगों में आपस में बहुत सारी नाइत्तफ़ाक़ियाँ हैं। और ये जो नाइत्तफ़ाक़ियाँ हैं धीरे धीरे मुग़ल सल्तनत को, मुग़ल एम्पायर के, ये मुग़ल हुकूमत के ज़वाल को के सिलसिले में दो ज़ाविये, दो ख़यालात उभर के सामने आते हैं। कुछ ख़यालात ऐसे हैं मौरख़ीन के, वो जिनका मानना है कि मुग़ल सल्तनत का जो ज़वाल हुआ एक हद से ज़्यादा इस्तेहसाली हुक्मरान तबके की वजह से माशी बहरान के नतीजे में हुआ। एक मौरख़ीन का दूसरा ग्रोह जो है वो ये मानता है कि मुग़ल सल्तनत का जो ज़वाल है वो मकामी तरक्की के अमल की वजह से हुआ, जो इक़्तिसादी तरक्की के तवील मुद्दती अमल से हुआ। तो ये सारे दो जो ब्रॉड व्यू हैं वो हमें नज़र आते हैं। और 18वीं सदी में सिर्फ मुग़लिया दौर हुकूमत का ज़वाल ही नहीं हुआ, बल्कि बुनियादी तौर पर बहुत सारे तब्दीलियाँ हुई इस बरसग़ीर में, इस 18वीं सदी के वस्त आते आते। और इन सब चीज़ों ने बहुत सारे मौरख़ीन का ध्यान अपनी तरफ खींचा और इसको लेकर के बहस के मैदान खुल गए। और ये बहस के जो मैदान हैं वो भी अलग अलग हैं। पहला तो बहस ये है कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक तिजारती कंपनी थी, वो एक सियासी इक़्तिदार उसे कैसे हासिल होता है, क्या वजूहात है। दूसरी चीज़ ये है कि भारत में जो बरतानवी हुकूमत ने नौ आबादियात, कॉलोनिज़्म कायम किया, उसकी बुनियादी वजह क्या है, उसकी जड़ें कहाँ हैं। क्या ये बिल्कुल बैरूनी अमल था या ये मकामी, या इसकी जड़ें हिंदुस्तान में मौजूद थी। तीसरी जो चीज़ थी वो ये था कि जो भी वाक़यात रूनुमा हुए, इनकी समाजी और इक़्तिसादी असरात जो भी हुए, इसकी फितरत क्या थी, और जो नया नौआबादियाती निज़ाम कायम होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या था। 18वीं सदी में हम देखते हैं कि दो तरह की तब्दीलियां सामने नजर आती हैं। एक है कि मुग़ल सल्तनत को इलाकाई और यहाँ तक कि जो ज़ैली इलाकाई और सियासी इदारों में तकसीम करना, ये एक है। दूसरा है अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी का उरूज। तो अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उरूज है,
1600 में तो ये एक तजारती कंपनी बनी। धीरे धीरे इसने हिंदुस्तान बरसग़ीर के मुख्तलिफ जगहों में अलग अलग फैक्ट्री, जो कि एक तजारती डिपो था, इन्होंने कायम किया और अपने पाँव पसारने शुरू कर दी। और जो यहाँ के जो मकामी सियासी हालात थे उसमें दखल अंदाजी शुरू कर दी। और 1757 में प्लासी की जंग होती है, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला को इन्होंने शिकस्त दी। और फिर फाइनली 1764 में बक्सर की जंग होती है, जिसके ज़रिए कि मुग़ल बरतानवी हुकूमत को बंगाल की दीवानी मिल जाती है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा चेंज था, ट्रांसफॉर्मेशन था कि एक बैरूनी तजारती कंपनी कैसे धीरे धीरे एक सियासी इक़्तिदार कायम करती है और अपनी जो सियासी ताकत है उसका इस्तेमाल इसने मिलिट्री में और जो तजारती मकासद को पूरा करने में सर्फ किया। 1750 की दहाई से कंपनी के बढ़ते हुए तसल्लुत के तहत बड़ी बड़ी सियासी तंजीमें होने लगी और ये जो प्रोसेस है 1820 तक आते आते बहुत सारे जो देसी रियासतें थीं उनको बरतानवी हुकूमत में चाहे इंज़माम कर दिया गया या ये एक उनके हलीफ के तौर पर रहीं। जो सूबे थे इनमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन होता है सियासी तौर पर और खास करके इक़्तिसादी तौर पर भी एक चेंज नज़र आता है, तब्दीली नज़र आती है। कुछ जो इलाक़े हैं वहाँ तनज़्ज़ुली देखने को मिलती है, जबकि कुछ दूसरे इलाक़ों में हमें काफ़ी तरक्की देखने को मिलती है। मुहक़्क़ीन ने जो मौजूदा ज़ाविया पेश किया वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अहम है। वो ये कि इन जो हिंदुस्तानी इक़्तिसादियत है और जो बैनुल अक़वामी इक़्तिसादियत है, उन दोनों के बीच में किस तरह का ताल्लुक़ रहा। क्योंकि उस ज़माने में जो बैर हिंद था वो एक जो कॉमर्शियल नेटवर्क था, तिजारती नेटवर्क अटलांटिक और पैसिफिक के साथ, उसका एक हिस्सा था और इस तिजारत से बहुत सारी दौलत हिंदुस्तान के अंदर आई। इसलिए कोई भी नज़रिया जो 18वीं सदी को सिर्फ माशी तनज़्ज़ुली या बहरान के तौर पर दिखता है, ये मौरख़ीन इसे काबिल एतराज़ मानते हैं। अब एक दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि जो भी डिबेट हुए, मुबाहिस हुए, उनको दो हिस्सों में मुनक़सिम किया गया और जो इसके हमायती भी हैं इनको भी अलग अलग मौरख़ीन को भी दो बड़े ग्रोह में तकसीम किया गया। पहला जो दौर है वो है 1785 तक की मुद्दत के लिए। इसमें दो नज़रिए सामने आते हैं, एक है एम्पायर सेंट्रिक व्यू, सल्तनत मरकूज़ नज़रिया, और दूसरा है रीजन सेंट्रिक व्यू यानी इलाका मरकूज़ नज़रिया। और 1750 के बाद के अरसे के लिए भी दो नज़रिए नज़र आते हैं, एक है इंडियनिस्ट व्यू, हिंदुस्तानी नुक्ते नज़र, और दूसरा है यूरोपियनिस्ट व्यू यानी यूरोपीय नुक्ता नज़र। जहाँ तक एम्पायर सेंट्रिक व्यू का मामला है, सल्तनत मरकूज़ नज़रिया, उसके मुताबिक मुग़ल दौर हुकूमत में, मुग़ल हुकूमत के हुकूमती निज़ाम में समाज और जो इक़्तिसादी हालात हैं मुल्क के और जो हुकूमत के
इदारे थे, इंस्टीट्यूशंस, वो सभी को मरकजियत हासिल थी। जो भी ज़वाल हुआ उसके नतायज देरपा हुए, तबाहकुन हुए, और जो ज़वाल हुआ उसको लेकर के एक सियासी अफरा तफरी, एक सियासी अनारकी फैल जाती है मुल्क के अंदर। ये इनका नज़रिया है। दूसरा जो नज़रिया है रीजन सेंट्रिक व्यू, इलाका मरकूज नज़रिया। इसमें जो फोकस जिस पे है कि कैसे मुल्क के अलग अलग खित्तों में बसने वाले जो समाजी ग्रोह थे वो एक्टिव एजेंट्स बन गए, चाहे सियासी मामलात हों या इक़्तिसादी मामलात हों, अपने मफाद को हल करने के लिए। और दो सतहों पर हमें तब्दीलियां देखने को मिलती हैं। पहला यह है कि मुगल सूबाई जो रियासतें थीं उनके साख्त, उनके ढांचे में बुनियादी तौर पर तब्दीली आती है, और ऐसा होने से बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे खुद मुख्तार आज़ाद रियासतें कायम होती हैं। इसके बाद ऐसी सियासी इक़्तिदार वजूद में आती हैं दूसरे ग्रोह में, जिनमें मराठों का नाम लिया जा सकता है, सिखों का, जिनकी पैदाइश मुगलों की मुखालफत में हुई, लेकिन उन्होंने भी मुगल इंतज़ामिया के बहुत सारे अनासिर को अपने अंदर शामिल किया और अपनाया। जहां तक 1750 के बाद के अरसा की बात है तो यूरोपीय नुक्ता नज़र कहता है कि यूरोप, खास करके जो ब्रिटेन है, ये इसके काफ़ी बढ़त इसे हासिल थी, और इस वजह से इसने हिंदुस्तान को हरा करके हिंदुस्तान के अंदर बिखराव और अफरा तफरी का माहौल कायम कर दिया। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी नुक्ता नज़र, इंडियनिस्ट व्यू भी है, जो ये कहता है कि ब्रिटिश ताकत, अंग्रेजी ताकत का जो उरूज है ये यकतरफा अमल नहीं था कि सिर्फ इसने फतह कर लिया और हिंदुस्तान के खित्तों को अपने अंदर मिला लिया, बल्कि हिंदुस्तान और यूरोप का जो ताल्लुक है वो काफ़ी दिनों से चला आ रहा था। यकायक हिंदुस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ताल्लुकात कायम करने से ताल्लुक नहीं हुआ, बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस था। इसलिए जो जिस बात पर अहम जोर दिया जा रहा है वो ये है कि कौन से ऐसे हालात थे हिंदुस्तान समाज के अंदर जिसने कि ब्रिटिश इंडिया को उभरने का मौका दिया। इसलिए जो हिंदुस्तानी नुक्ता नज़र है, इस नुक्ता नज़र को जो मौरखीन मानते हैं, उन्होंने ज़्यादातर अपना ध्यान जो जानशी रियासतें थी मुगल हुकूमत की, उनकी सियासी इस्तेहकाम पर ज़्यादा जहन मरकूज किया, और हिंदुस्तान की इक़्तिसादी और मिलिट्री जो सिफात थी वो 18वीं सदी में भी मुसलसल जारी रहीं, और कंपनी ने इसको अपना करके इसको खुद अपने मफाद के लिए अपनाया। इस तरह से जो हिंदुस्तानी इंडियनिस्ट व्यू है, हिंदुस्तानी नुक्ता नज़र है, उसके मुताबिक 18वीं सदी जो है वो एक सिर्फ टूटने की सदी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सदी थी इसमें तसलसल कायम रहा। जो पिछले इदारे थे, कदीम इदारे थे, उनके साथ ये तसलसल बना रहा, और बहुत सारे स्ट्रक्चर जो साख्त हैं वो उसको बदली हुई शक्ल में हिंदुस्तान में जारी रहे। और जहाँ तक अखलाकी तनज़ुली की बात है या कमज़ोर हुक्मरानों की बात है,
और जो कॉमनल पॉलिसीज़ की बात है, तासुब परस्ती की बात है, ये सारी जो थ्योरी हैं, ये सारी जो नुक्ता नज़र हैं, उस पर लोगों ने इनको मुस्तरद कर दिया है, ये दलील से साबित नहीं होते हैं। दूसरी जो थ्योरी है उसका जो फोकस है कि किस तरह से जो मुगलिया सल्तनत की जो स्ट्रक्चर था, जो साख्त था, वो किस तरह से उसका शिराजा बिखरने लगा और हुकूमत के इक़्तिसादी और जागीरदारी निज़ाम में किस तरह से बुहरान पैदा हो गया, जिसने कि इंतज़ामिया को बुरी तरह मुतासिर किया। इस सिलसिले में बहुत सारे मौरख़ीन हैं कुरून वस्ता हिंदुस्तान में के माहिरीन, जिनका काफ़ी अच्छा मुताल्ला है। उनमें एक नाम प्रोफेसर इरफान हबीब का है। इन्होंने जो भी दलाइल दिए हैं वो बहुत ही मौसर हैं। उनका कहना है कि मुग़ल सल्तनत में, मुग़लिया दौर हुकूमत में इक़्तिसादी मामलात में वुसअत करने की एक लिमिट थी। इसीलिए मुग़ल सल्तनत में का जो इक़्तिसादी निज़ाम था, उसमें मुग़लों की टेंडेंसी ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस को, यानी एक्सेस ऑफ रेवेन्यू जो कहा जाए, किसानों से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसे को वसूल लें, अपने पास कर लें। और इस नतीजे में जो शाही तबका था और जो ज़मींदार तबका था और किसान था, इनके बीच में आपस में एक मुसलसी तसादुम शुरू हो जाता है, ट्राइपोलर कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाता है, और जो इस हद तक पहुंच जाता है कि मुगल हुक्मरान इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक दूसरे आलिम है प्रोफेसर सतीश चंद्र। इन्होंने भारत के कुरून वस्ता पे बहुत हद पर बहुत काम किया है। उन्होंने मुगलों के ज़वाल को जागीरदारी निज़ाम में बुहरान से जोड़ा है। उनका कहना था कि जागीरदारी निज़ाम के अंदर एफिशिएंसी नहीं रह पाई, वो ठीक ठाक से काम नहीं कर पाया, जिस वजह से ग्रोहबंदी शुरू हो गई उमरा के बीच में और एक स्ट्रगल, एक तसादुम शुरू हो जाता है, और जिसका नतीजा मुगल सल्तनत का ज़वाल है। एक और मौरख़ है प्रोफेसर अतहर अली। उन्होंने इस बहरान को जागीर की कमी में ढूंढने की कोशिश की, और उनका कहना था कि जब औरंगज़ेब ने दक्कन पर फतह हासिल कर ली, तो फतह करने के बाद दक्कनी नोबल, दक्कनी उमरा जो थे, काफ़ी बड़ी तादाद में आ गए, और उनको इस मनसबदारी निज़ाम में जगह देना इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। तो ये ग्रोइंग शॉर्टेज ऑफ जागीर की बात प्रोफेसर अतहर अली करते हैं। लेकिन प्रोफेसर अतहर अली की बात को एक मगरिबी मौरख़ हैं जॉन रिचर्ड्स, इन्होंने इसको सही करने की कोशिश की है, और उनका मानना है कि बेजागिरी जो मामला था वो दक्कन में नहीं था, क्योंकि इसमें दक्कन में जागीर की कमी नहीं थी, बल्कि ये सिस्टम का फेल्योर था। ये मुगलों ने जो निज़ाम कायम किया था उसकी नाकामी थी कि वो जो दक्कनी उमरा थे उनको मनसबदारी और जागीरदारी निज़ाम में जगह नहीं दे पाए। और ये जो बुहरान है ये बढ़ता चला गया, और इसकी वजह ये हुई कि जो मरकज़ी हुकूमत थी वो जो मुकामी ज़री अशराफिया तबका था
उसको अपने अंदर शमूलियत उनको नहीं कर पाए, और इस तरह से एम्पायर के अंदर, मुगल दौर हुकूमत के अंदर, मुगल हुक्मरानी के अंदर बिखराव देखने को मिलता है। एक और मौरख हैं जिनका नाम है मार्शल हडसन। उनका तो मानना है कि एक ही ज़माने में 3 एम्पायर, इस्लामिक एम्पायर थे, एक ओटोमन, दूसरा सफ़विद और तीसरा मुगल। तो तीनों जो एम्पायर हैं, सल्तनत हैं, हुकूमत हैं, वो इसलिए कामयाब नहीं रहे कि वो एक ही मज़हब को मानते थे, इस्लाम को, बल्कि वो इसलिए कामयाब हुए इसलिए कि उन्होंने बहुत ही माहिरीन माहिरीन तौर पर, बहुत ही सक्सेसफुली बारूद का इस्तेमाल किया। और जब अपने को जो टेक्नोलॉजी ऑफ वारफेयर उनका था, जंग लड़ने का तरीका था, उस तरीक़ेकार को मगरबी ममालिक में जो जंग टेक्निक ऑफ वारफेयर में जो तरक्की हुई, उससे बाहम उसे हम आहंगी कायम नहीं कर पाए। तो इसके चलते इन लोगों के अंदर एक ज़वाल पैदा हुआ और मुग़ल सल्तनत का ज़वाल हमें देखने को मिलता है। एक और मौरख हैं जिनका अलीगढ़ से ताल्लुक़ है, प्रोफेसर इक़बाल आलम खान। उनका जो मानना है कि बंदूक, तोप या बारूद का जो इस्तेमाल है, वो शाही ताकत को बढ़ाने में तो ज़रूर कामयाब रहे, लेकिन इसका इस्तेमाल साथ ही साथ जो इलाक़ाई इक़्तिदार में लोग थे, इलाक़ाई अशराफिया के लोग थे, उन्होंने भी अपने आप को मुसल्लह करने में इस्तेमाल किया और दूरंदाजी करते रहे। इन सारे मौरख़ीन के नुक़्ते नज़र को देखने के बाद जिस नतीजे पे हम पहुँचते हैं कि अगर मुग़ल सल्तनत के ज़वाल को समझना है, तो हमें उसके तवील मुद्दती नुक़्ते नज़र को देखना होगा, और साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म व्यू और कंजक्चरल व्यू, 2 व्यू हैं, 2 नुक़्ते नज़र हैं, दोनों पर ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। जहाँ तक तवील मुद्दती नुक़्ते नज़र, लॉन्ग टर्म व्यू की बात है, तो मुग़ल एम्पायर में, मुग़ल हुक्मरानी में बहुत सारे ऐसे इदारे कायम हुए जिनका मकसद मरकज़ियत कायम करना था, लेकिन धीरे-धीरे उन इदारों में बुहरान पैदा होता चला गया और जो सल्तनत का इक़्तिसादी निज़ाम था और उसको, उन चीज़ों को कंट्रोल करने में, इन मसाइल को हल करने में नाकामयाब रहे। जैसे कि कोई मुग़ल का जो कोई ख़ित्ता होता था, उस ख़ित्ते से जो लगान वसूल होता था, उसका एक एस्टिमेट किया जाता था जिसे जमा कहते थे। मान लीजिए कि किसी एक गाँव से लगान 100,000 रुपये आने हैं, उसे जमा कहा जाता था। लेकिन जब मुहस्सिल उस ख़ित्ते से लगान वसूल करता था, तो उसे जो मिलते थे पैसे, वो हासिल से कम मिलते थे, जमा से कम मिलते थे। यानी अगर 1,000 रुपये है तो उसमें से 900 ही मिले, या 100 है तो 80 ही मिले, तो इसे हासिल कहा जाता था। तो जमा और हासिल दोनों के बीच में जो फ़र्क था, इस फ़र्क को मुग़ल हुक्मरान पाट नहीं पाए। दूसरी जो चीज़ थी लॉन्ग टर्म व्यू में, वो ये है कि इख़लाक़ी साख़ती नाकामी थी मुग़ल सल्तनत की। अपने सिस्टम के बीच में वो ज़री अशराफिया जो थे और जो मुग़ल हुक्मरान थे, दोनों के बीच में वो एक हम आहंगी नहीं कायम कर पाए,
और एक दूसरे के खिलाफ किसी न किसी रूप में टकराव इनका होता रहा। और ये जो मुग़ल हुक्मरान थे, मुग़ल सूबा था, मुग़ल शाही हुकूमत थी, मरकज़ी हुकूमत, ये जो बहुत छोटे-छोटे ज़मींदार मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैले हुए थे, उसके साथ भी कोई एक अरेंजमेंट नहीं कर पाए, जिसने कि मसाइल को और मुश्किल बना दिया। यही वजह है कि हम सर हासिल के साथ मसावात और ज़रूरत तलब जैसे जागीर को भी देखते हैं। ज़ोर तलब ऐसे जागीर थे जहाँ से लगान वसूल करना आसान नहीं था। हर साल लगान वसूल करने के लिए कोई न कोई फ़ौजी दस्ते को भेजना पड़ता था, तब वहाँ से लगान वसूल हो पाता था। लॉन्ग टर्म व्यू के बाद अब हम कंजेक्चरल व्यू देखते हैं। कंजेक्चरल व्यू क्या है? कंजेक्चरल व्यू ऐसा नज़रिया है जिसमें कि उस ज़माने में जो हालात ज़ेर पज़ीर हो रहे थे, उन्होंने मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल में, मुग़लिया हुकूमत के ज़वाल में क्या-क्या असरात डाले, इसका हमें जायज़ा लेना होगा। इसमें पहला है डेक्कन क्राइसिस। औरंगज़ेब ने बहुत ही कोशिश के बाद, बहुत सारे कैंपेन करने के बाद, कई बार चढ़ाई करने के बाद, दक्कन के हिस्से पर जो विंध्या पहाड़ के जुनूब का हिस्सा था, वहाँ पर उन्होंने सियासी इक़्तिदार तो कायम कर लिया, लेकिन जब जब वो शुमाल की तरफ आते थे, कोई न कोई बगावत का अलम बुलंद कर लेता था, सरकशी करता था, जिस वजह से औरंगज़ेब को बार बार दक्कन जाना पड़ता था। और कहा जाता है कि उसके आखिरी ज़िंदगी का जो आखिरी हिस्सा था, वो उस दक्कन बुहरान को हल करने में ही गुजर गया। बार बार वो शुमाल आते थे, फिर बार बार जुनूब जाना पड़ता था। तो ये जो दक्कन में बुहरान था, ये बुहरान बहुत ही अहमियत का हामिल है मुग़ल सल्तनत के ज़वाल में, मुग़लिया दौर हुकूमत के ज़वाल में। इसके अलावा शुमाली हिंदुस्तान में जाट और मेवाती जैसे लोग थे, जो कि मुग़लों के लिए सरदर्द बनाए हुए थे, और इन जाटों और मेवातियों के पेदर पे हमले सिर्फ मुग़लों ही नहीं, बल्कि दिल्ली सल्तनत के दौर में भी इनके हमलों से दिल्ली सल्तनत नहीं बची थी। और यही वजह है कि सल्तनत के दौर में हुक्मरानों को दिल्ली शहर के अतराफ में चार दीवारी बनवानी पड़ी और कई कई गेट बनवाने पड़े, ताकि वहाँ पर जो फौजी सरदारों को रखा गया, गैरिसन कायम किए गए, ताकि उनकी दूरंदाजी को रोका जा सके। लेकिन मुग़लों के ज़माने में भी इनकी दूरंदाजी, इनकी बगावत जाटों की या मेवातियों की कम नहीं हुई। तो गंगा यमुना का जो दोआब का खित्ता है, इस खित्ते में इन लोगों ने बराबर कोहराम मचाया और मुग़ल सल्तनत को बार बार परेशानी झेलनी पड़ी। इनकी सरकशी के लिए के ख़िलाफ़ फ़ौजी टुकड़े भेजने पड़ी। इसके अलावा पंजाब में सिख थे। सिखों ने भी मुग़लों की नाक में दम कर रखा था। सिख सरदार जो भी थे, वो भी मुग़लों के ख़िलाफ़ बराबर बगावत का झंडा बुलंद करते रहते थे, जिस वजह से कि इनकी परेशानी बढ़ती चली गई। जहाँ तक शुमाली हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, मशरिक़ी हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, वहाँ पर ज़मींदारों से लगान वसूल करना एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि जो लगानी का जो निज़ाम था, वो निज़ाम बहुत ही चुस्त नहीं था, जिसका फ़ायदा वहाँ के ज़मींदार उठाते थे। और उसी ज़माने में अगर हम देखा जाए तो सफ़वियों और ओटोमन्स की जो एशियाई
एम्पायर थे, एशियन एम्पायर्स, एशियाई रियासतें जो थी, वहाँ भी जो भी बहरान पैदा हुआ, उसके चलते जो हिंदुस्तान और मगरबी एशिया के साथ एक बहुत ही फ़ायदेमंद तिजारती ताल्लुक़ था, उसमें रखना आ जाता है और इससे हिंदुस्तान को बहुत नुकसान होता है इक़्तिसादी तौर पर। ये जो कंजक्टिव क्राइसिस है, ये जो जिसकी बात हम लोगों ने अभी की, इसने लॉन्ग टर्म जो कॉन्फ्लिक्ट था, तवील मुद्दती जो तसादुम है, जो मरकज़ी शाही हुक्मरान थे और जो इलाक़ाई हुक्मरान थे, उनके बीच में जो तसादुम हुआ, इतना तसादुम बढ़ता चला गया कि मुग़ल सल्तनत को घुटनों टेकने पड़े। इस ज़माने में मिस्टर आंद्रे विंक, जो कोई यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन यूएसए में प्रोफेसर एमेरिटस हैं और हिंदुस्तान पर उन्होंने काफ़ी काम किया, हिंदुस्तानी तारीख़ पे, ख़ास करके जो हिंदुस्तान का जो अहद क़ुरून वस्ता है, इस पर उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। उनका मानना है कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, नोशन ऑफ फितना। उनका कहना था कि जो निज़ाम, मुग़लों ने जो निज़ाम कायम किया, जो उस निज़ाम के अंदर ही कुछ ऐसे फितने थे जिन्होंने अंदर ही अंदर इसको खोखला बना दिया। जो दरबार में ग्रोहबंदी हो गई उमराओं की, फैक्शनलिज्म जो था इतना बढ़ता चला गया कि वो लोग अपने आप को मरकज से दूर करते चले गए, कॉन्स्टेंटली पुलिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। और ये एक बहुत बड़ी वजह बनी मुगलिया सल्तनत के ज़वाल का। एक और मौरिख हैं स्टीफन ब्लैक, उन्होंने मुग़ल निज़ाम को पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेटिक एडिफिस कहा। पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेटिक एडिफिस का मतलब होता है मुहब्बे वतन डेमोक्रेटिक ये ब्यूरोक्रेटिक इमारत। इसका मतलब यह है कि मुग़ल हर चीज़ को मरकज़ियत हासिल थी, मुग़ल इदारों को वो अपने इक़्तिदार को अपनी मुट्ठी में कायम रखना चाहते थे और साथ ही साथ मिलिट्री का भी इस्तेमाल करना चाहते थे। तो जिस तरह का रूल इस्टैब्लिश वो करना चाहते थे, उसमें उन्हें नाकामी मिली। एक और मौरिख हैं एम.एन. पियर्सन, उनका जो मानना है कि मुग़लों ने जो एक ज़ाती हुक्मरानी मरकज़ी हुक्मरानी कायम करने की कोशिश की और उनकी जो फ़ौज थी, उनके जो हौसले थे, वो उन दोनों के बीच में एक हम-आहंगी कायम नहीं हो पाई। वो मिलिटरली जो देखा जाए जंगी तौर पर, वो अपने आप को बहुत ही इफ़ेक्टिव करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कोई हुकूमत कायम नहीं कर पाए जिसमें कि बहुत ज़्यादा मरकज़ियत हासिल हो। ऑटोनोमस जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, उस पर मबनी हुकूमत कायम करने में उन्हें नाकामी मिली। एक और मौरिख हैं मुज़फ़्फ़र आलम, अहद क़ुरून वस्ता हिंदुस्तान पर इन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी किताबें लिखी। इन्होंने भी मुग़ल हुकूमत के ज़वाल पर नज़रियात पेश किए। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि जो शाही तरीक़ाकार था, वो जो इलाक़ाई अशराफिया था, उनके जो एम्स थे, उनके जो एस्पायरेशंस थे, वो कुछ दूसरे तरह से थे और अपने आप को शाही हुकूमत के एक्सपेंस पे
अपनी हुकूमत को, अपने इक़्तिदार को इस्तेकाम पैदा करना उनका मकसद था और यही उन्होंने किया। और इनका जो पूरा जो तरीक़ाकार था वो ये था, मुग़ल सेंटर से, मुग़ल स्टेट से दूर होते चले जाओ। और यही वजह है कि मुग़लिया हुकूमत में फैक्शनलिज्म, ग्रोहबंदी उमरा के बीच में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो मुग़ल अशराफिया था इलाक़ाई सतह पर, इन्होंने धीरे धीरे अपने जो सियासी इक़्तिदार हैं इलाक़ाई सतह पर, मुक़ामी सतह पर, इन्होंने अपने इक़्तिदार को में इस्तेहकाम पैदा किया। ये जो क्राइसिस है, बहरान है, ये जो है इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि जो कुछ ग्रोह थे, उनके जो मकासद थे वो ये थे, जो सी ए बैली एक आलिम है, उनका मानना है कि बहुत तरह के जो मिलिट्री थे या ताजिर थे या सियासी इक़्तिदार वाले लोग थे, वो एक ही प्लेटफॉर्म पर आए और इन लोगों ने कोशिश ये किया कि मुग़ल दौर हुकूमत का में जो तिजारत है, जो प्रोडक्शन है, जो तैयार चीज़ें हो रहा है, उसका फ़ायदा वो खुद उठाएं, मुग़ल हुकूमत को इससे फ़ायदा ना हो। ये जो रिसर्जेंस हुआ, अहिया हुआ, हयात-नौ हुआ, इलाक़ाई सतह पर, मुक़ामी सतह पर, ये इसका मतलब ज़वाल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि सोशल डिस्प्लेसमेंट हुआ। टॉप लेवल पर, जो ऊपरी सतह है, वहाँ पर समाजी ग्रोह बदल जाता है और कुछ इदारे बदल जाते हैं और जो कुछ दूसरे इदारे हैं वो एक दूसरे फॉर्म में, दूसरी शक्ल में आ जाते हैं। पूरी तरह तब्दीली देखने को नहीं मिलती। जो तब्दीली का अमल है, उसकी बीज कहीं न कहीं मुग़ल इदारों में, मुग़ल इंस्टीट्यूशंस में बोए हुए थे। चूँकि मुग़लों ने जो हुकूमत कायम की थी वो हाईली सेंट्रलाइज्ड थी, बहुत ज़्यादा मरकज़ियत उसे हासिल थी। और जब किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा हो, हद से ज़्यादा गुज़र जाए, जो कुछ मुग़लों के साथ हुआ कि जो इदारे उन्होंने कायम किए वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज़ थे, उन्हें मरकज़ियत हासिल थी, तो उनका जो काउंटर टेंडेंसीज़ था, उसका जो एंटीथेसिस था, वो डेवलप होता है। और जो शाही अशराफिया तबका था, इन्होंने मुग़लों के ज़रिया कायम करदा जागीरदारी और मनसबदारी जो सिस्टम था, निज़ाम था, उनके ज़वाल का उन्होंने अपने मकसद हुसूल के लिए इस्तेमाल किया। ज़मींदारों ने क्या किया? ज़मींदारों ने जो किया वो ये था कि अपने एरिया में उन्होंने अपने आप को काफ़ी मुसल्लह कर लिया और इतना मुसल्लह कर लिया कि उन खित्तों में वो छोटे राजा के तौर पर हुकूमत करते थे और इसे कह सकते हैं सब इम्पेरियलिज्म, माने ज़ैली हुकूमत कायम की, ज़ैली शाही हुकूमत। तो ये जो लोकल ज़मींदार थे, ये काफ़ी ताकतवर थे और वक्तन-फ़ौक्तन मुग़ल मरकज़ी हुकूमत को चैलेंज करते रहते थे। इनकी दूरंदाज़ी बढ़ती चली गई, ख़ासकर उस दौर में जब मुग़लों के जो हुक्मरां थे वो कमज़ोर साबित हुए, ख़ास करके औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद जो उनके जानशीन हुए वो काफ़ी कमज़ोर थे, एक दो को छोड़ करके। तो जो कमज़ोर हुक्मरां थे वो उनकी सरकशी को, उनकी बगावत को कुचल नहीं कर सके। ये वजह है कि जो छोटे-छोटे ज़मींदार जो थे
उन्हें अपने को मुसल्लह कर दिया और अपने अपने इलाके में अपनी अपनी शहंशाहियत कायम कर ली। जो हालिया तहकीक हुई मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के बारे में, उसने थ्योरी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जो था, इस्तेहसाल का जो नज़रिया था, जो पहले मौरख़ीन ने पेश किया था, उसको मुस्तरद कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। अवध और बंगाल में ज़मींदार जो थे, ऐसा इसलिए कि जो अवध और बंगाल का सूबा था, अगर उसका हम जायज़ा लें तो हम देखते हैं कि उन सूबों में ज़मींदार जो थे वो एक्टिव एजेंट के तौर पर थे, काफ़ी एक्टिव थे, और उन्होंने जो मकामी इक़्तिसादी मईशत थी उसमें एक फाइनेंसियर के तौर पर, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर, एक कंज्यूमर के तौर पर उभर के सामने आए और इन्होंने ज़राअत को, एग्रीकल्चर को काफ़ी बढ़ावा दिया। और बढ़ावा नहीं दिया, उससे जो प्रोडक्शन हुआ, उससे जो पैदावार हुई, उसको कैसे बेचा जाए, उसके लिए मार्केट बनवाया और उसकी तिजारत भी करवाई उन सामानों की। और साथ ही साथ इतने अच्छे खासे पैसे थे कि ठाट बाट से ज़िंदगी गुजारते थे, माने एक कंज्यूमर भी अच्छे कंज्यूमर वो साबित हुए। जो हालिया मुतालात हैं वो उनसे जो नतीजा अख़ज़ किया जाता है वो ये है कि 3 तरह के रिजिम आते हैं। एक ये है कि सक्सेसर स्टेट्स, यानी वैसे सूबे जो कि मुग़लिया सल्तनत के, मुग़लिया दौर हुकूमत के को इन्होंने उनको रेप्लिकेट किया, यानी उनकी जगह पे लिया। जैसे नवाब ऑफ दक्कन है, अवध है, बंगाल है, इनको सक्सेसर स्टेट कहा जाता है। इसलिए कि इन लोगों ने क्या किया कि उनके जो ढांचे थे किसी न किसी रूप में इसको अपनाया। उसके अलावा ऐसी सियासी इक़्तिदार का वजूद भी हुआ जो कि मुग़ल हुकूमत से बिल्कुल आज़ाद के तौर पर हुए, जैसे कि मराठे हैं, जाट हैं, सिख लोग हैं, और कुछ ऐसे प्रिंसिपैलिटीज़ थी, लोकल प्रिंसिपैलिटीज़, जिसमें कि मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, और कुछ ऐसे कबायली जिनकी पैदाइश थी, और ख़ास करके ये जो ऑटोनमस स्टेट थे उनके जो बाउंड्री थी उनके आसपास ये लोग बसे हुए थे। जैसे राजपूत किंगडम्स हैं, अफ़गान चिफ्टन्स हैं, रोहिलखंड और भोपाल अफ़गानों का नाम लिया जा सकता है, बनारस का राज है। तो खुलासा ये है कि मुग़ल सल्तनत के ज़वाल ने कई इलाक़ाई ताकत के मराकज़ को जन्म दिया, और अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी की सियासी ताकत का जो क़याम है 18वीं सदी के वस्त तक, ये भी हमें देखने को मिलता है। और 18वीं सदी जो है इसको मौरख़ीन ने 2 एंगल से, 2 ज़ाविये से इसका मुताला किया है। एक है एम्पायर सेंट्रिक अप्रोच और दूसरा रीजन सेंट्रिक अप्रोच। एम्पायर सेंट्रिक अप्रोच कहता है कि मुग़लिया सल्तनत तबाहकुन थी, जिसके नतीजे में अफरा-तफरी और इंतशार और ज़वाल देखने को मिलता है। जबकि जो रीजन सेंट्रिक अप्रोच है उसमें कहा गया अगरचे सल्तनत ज़वाल पज़ीर हुई, इसके नतीजे में अफरा-तफरी और अनार्की नहीं हुई, ख़ित्ता समाजी और इक़्तिसादी सरगर्मियों का मुहर्रिक बन गया और सियासी मसाइल के बावजूद हिंदुस्तानी मईशत में तोसी होती रही। तो इस तरह की बातें हुई, और इस तरह हम कह सकते हैं कि जो जहाँ तक बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की सियासी इक़्तिदार की बात है, तो कह सकते हैं कि जो इब्तदाई बरतानवी दौर हुकूमत हुई उसमें ये अमल काफ़ी हद तक मुतासिर नहीं हुआ था। हालांकि मुतअद्दिद तब्दीलियाँ सामने आई जो हिंदुस्तानी मईशत को बेमिसाल मालियती बोझों से दो चार कर रही थी। इस तरह से हम देखते हैं कि जो मुग़ल दौर हुकूमत थी, मुग़लिया सल्तनत थी, उसका ज़वाल किसी एक वजह से नहीं हुआ, उसके कई वजूहात हैं। जैसे हमने देखा कि कोई एक जो हुक्मरान है अगर कमज़ोर है, उसकी कमज़ोरी या
किसी हुक्मरान की मजहबी कट्टरपन, वही उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मुगलों ने जो ढांचा कायम किया था उसमें कहीं ना कहीं कमी थी, और बहुत सारे अवामिल और थे जिन अवामिल ने मिल करके मुगलिया हुकूमत को जवाल पजीर किया। और इसमें किसी एक वजह पर ध्यान मरकूज करना मुनासिब नहीं है, बल्कि सभी वजूहात ने मिल कर करके अपने इन हालात, ऐसे हालात पैदा किए जिन हालात में मुग़ल सल्तनत जवाल पजीर हुई, और जवाल पजीर होने के बाद एक नया सियासी निज़ाम जो अंग्रेज़ों ने कायम किया वो सामने आता है, जिसका मुताला हम लोग अगले बाब में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।